नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद उस वक्त संसद में अभी भी वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही है जो सरकार ने आज पेश किया। यूँ तो आपको सारा मालूम होगा कि इस वक्फ बिल में संशोधन करने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं, लेकिन इसमें जो असल एक पेच है, जो बड़ा पेच जिसको लेके मुस्लिम बॉडीज़ को ज़्यादा और विपक्ष को ज़्यादा आपत्ति है, वो ये है कि उसमें ये लिखा गया है कि जो संपत्ति सरकारी होगी वो उस पर फैसला जो सरकार द्वारा नामित या मनोनीत अथॉरिटी होगी वो लेगा। तो उसमें ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से और मुस्लिम बॉडीज़ की तरफ से कि राज्य सरकारें, खास करके बीजेपी शासित सरकारें, इसी का तो फ़ायदा उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ 78% प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन्हें सरकार ने सरकारी घोषित कर दिया। जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें 78% प्रॉपर्टीज़ को वो सरकारी घोषित कर दिया है। यानी फिर सरकार उसको किसी को भी दे सकती है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। ये आपको, जिन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिन पे बिल पे बनाए, बिल में क्या है, इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। क्या संशोधन अब हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये आपको मालूम है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो अभी बहस चल रही है सदन में और जिस तरह के लोगों ने अपने अपने बात रखी, जिस तरह से अपने अपने तर्क रखे, किसी ने पक्ष में किसी ने विपक्ष में रखे। पक्ष में समझ में आता है कि बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू और बहुत सारे लोगों ने, रविशंकर प्रसाद, सब ने अपनी अपनी बात की, समझ में आता है। लेकिन इस सारी बहस में आज मुझे लगता है कि इस देश के मुसलमान के सामने तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। आज इस देश के मुसलमान को समझ में आ जाना चाहिए कि कौन उनका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन है। क्योंकि आज जिसने भी बोला है खुल के बोला है, कोई कोताही नहीं बरती है, चाहे वो समर्थन में हो चाहे वो विरोध में हो। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि देश के मुसलमानों के सामने कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। आज की बहस के बाद मेरा निष्कर्ष तो ये निकलता है कि इस देश में बीजेपी से बड़ा दुश्मन मुसलमानों का अगर कोई वो है तो वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने ना सिर्फ इस वक्फ संशोधन का समर्थन करके मुसलमानों के हकों पर एक बहुत कुठाराघात करने की कोशिश की, बल्कि अपने समर्थन के एवज में जो बातें उन्होंने की है उन बातों से ज़्यादा मुझे लगता है मुसलमानों को चुभन होनी चाहिए या तकलीफ होनी चाहिए। अब जैसे आपको उदाहरण के लिए दिखाता हूँ, ये ललन सिंह हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। ये सदन में कहते हैं कि जेडीयू और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे कि मतलब आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम सेकुलर हैं। अब इससे ज़्यादा खुल के कोई क्या बोलेगा कि इनकी सोच क्या है। पर्दा या आवरण सेकुलरिज्म का पहन रखा है दोनों ने। दोनों इफ्तार पार्टियां करते हैं, दोनों मुसलमानों के हमदर्द अपने आप को दर्शाते हैं। लेकिन जब मुसलमानों के हक की बात आती है तो इनका खुद का लालच मुसलमानों के हक पर भारी पड़ जाता है। चंद्रबाबू नायडू को अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए पैसा चाहिए और नीतीश कुमार को अपनी सरकार बचाए रखनी है। दोनों का लालच उन मुसलमानों के भविष्य पर भारी पड़ जाता है जिन मुसलमानों के दम पर ये इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुंचे हैं। अपने आप को सेक्युलर बताने वाले कैसे फिर इस बिल का समर्थन कर सकते हैं। छोटी पार्टियां, समझ में आता है कि छोटी पार्टियां एनडीए के साथ भाई जा रही हैं, उनको लालच है, किसी के 2 एमपी है, अगर उन्हें उसके एवज में, समर्थन करने के एवज में कुछ मिल जाता है, समझ में आता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अभी सत्ता में आए हैं और नीतीश कुमार बिहार में इतने वक्त से सत्ता में, वो कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। क्या लालच है? लालच यही है कि भाई अभी मलाई चाटनी है, मुसलमानों को लाइटली ले लिया है। इस देश के मुसलमानों को, इन जो छोटी पार्टियां हैं, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां, आप सबको लाइटली ले लिया है। आपको अपनी जेब में समझते हैं कि मुसलमान तो हमारे साथ है ही, कहाँ जाएंगे। लेकिन इस देश के मुसलमान को अब जागना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो आपके हक के लिए खड़े हुए सदन में, जो इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ,
उनके जो तर्क थे वो आपको सुन के अब मुसलमानों को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि उनका खैर ख्वाह कौन है। इससे खुल के कोई कैसे समर्थन कर सकता है। अब तक मैं देखता था, मुझे अजीब लगता था कि इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां या विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो मुसलमान का समर्थन करना चाहती है लेकिन खुल के नहीं बोलती थी। कभी मुसलमान के समर्थन में खुल के नहीं बोला। इसी का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। इसी का फ़ायदा उठाकर 11 साल से लगातार मुसलमानों के खिलाफ इस सरकार ने कई तरह के जो है वो षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन आज खुल के बोला गया। मैं आपको उदाहरण के बताता हूँ कि कांग्रेस के जो पहले प्रवक्ता गौरव गोगोई, उन्होंने देखिए क्या क्या बात है कि उन्होंने कहा कि हम इस देश को बंटने नहीं देंगे। मुसलमानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आप उस मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने मंगल पांडे जैसे स्वतंत्रता सेनानी का साथ दिया, जिनके 2 लाख से ज़्यादा उलेमा शहीद हो गए, जिन्होंने गांधी की दांडी मार्च का समर्थन किया। जब आरएसएस के लोग माफ़ीनामा लिख रहे थे, माफ़ी की चिट्ठियां लिख रहे थे, उस वक्त इस देश का मुसलमान इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। ये गौरव गोगोई ने कहा कि ऐसे मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, हम बांटने नहीं देंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने भी खुल के मुसलमानों का समर्थन किया, बल्कि वो तो बीजेपी पर चुटकी लेते ज़्यादा नजर आए। जहां उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू खुद एक माइनॉरिटी से आते हैं, वो कैसे इस तरह के बिल का समर्थन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी मोदी जी जो आरएसएस के हेडक्वार्टर जाके आए कि शायद वो 75 साल की रिटायरमेंट की उम्र बढ़वाने की अर्जी देकर आए हैं, ना अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी चुन पाई। और जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की वो ये है कि जो वक्फ संशोधन बिल है, ये दरअसल सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए, क्योंकि हर बार सरकार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करती है जिसके पीछे वो छुपाती है कुछ। आज वक्फ बिल को क्यों पेश किया गया, आज खबरों में वक्फ बिल ही क्यों छाया हुआ है, यहाँ तक कि हम भी इसी पे वीडियो बना रहे हैं, जबकि खबर कुछ और होनी थी। अगर ये नहीं होता, आज खबर ये थी कि आज रात को अमेरिका अपना नया टैरिफ लागू कर देगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़बरदस्त झटका लगने वाला है। मोदी जी की बहुत किरकिरी होने वाली, इस सरकार की बहुत किरकिरी होने वाली थी। उस खबर को दबाने के लिए वक्फ बिल पेश कर दिया गया और पूरे देश का ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया कि अब इस वक्फ बिल पर बहस करते रहो, ट्रंप का जो टैरिफ है वो लागू भी हो जाएगा। बाद में कौन बहस करता है, जो चीज़ें पुरानी हो जाती फिर बहस नहीं होती। ये अखिलेश यादव ने सही कहा कि ये नाकामी पर पर्दा डालने का है। ऐसे ही हर बार आपने देखा होगा कि जब भी ये सरकार की कोई नाकामी उजागर होती है, तुरंत कोई ना कोई दूसरा मामला आ जाता है और पूरा मीडिया को उस तरफ धकेल दिया जाता है, पूरा ध्यान देश का उस तरफ कर दिया जाता है, असल चीज़ छुप जाती है। एक और जो है अखिलेश की बात बताना चाहूँगा, उन्होंने वो भी बहुत पते की बात की। उन्होंने कहा कि आज सदन में इस संशोधन बिल पर बीजेपी के लोग कम बोल रहे हैं, बल्कि जो पुराने कांग्रेसी बीजेपी के पाले में बैठे हैं वो ज़्यादा बोल रहे हैं। ये कटाक्ष बिल्कुल सही था। इसी तरह से इंडिया गठबंधन के जितने नेताओं ने इस बिल के विरोध में अपनी बात रखी, उन्होंने सब ने मुसलमानों का इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन, इतिहास सारा रखा। वक्फ बोर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता क्यों इम्पोर्टेंट है, इस सब की बात रखी। लेकिन दूसरी तरफ फिर वही कहूँगा कि मुस्लिम टोपी और इफ्तार पार्टी करने वाले नायडू और नीतीश के लोग खुल के बता रहे थे कि ये बिल क्यों सही है। बीजेपी की कही हुई लाइनें पढ़ के बोल रहे थे। तो क्या अब भी इस देश के मुसलमानों को कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए? गौरव गोगोई की जो मैंने आपको बातें बताई, क्या इससे ज़्यादा खुल के कोई और बोलेगा? गौरव गोगोई खुद एक हिंदू हैं, सेक्युलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बावजूद ये जो मुसलमानों का इतिहास उन्होंने रखा, अगर ओवैसी कहे ये बात समझ में आता है।
लेकिन एक प्रमुख विपक्षी पार्टी का हिंदू नेता, डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, वो जब इतना खुल के आपके पक्ष में खड़ा हो रहा है तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं, मुझे नहीं मालूम कि हर कौम में ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, जो मुस्लिम कौम में भी है। आज जगह जगह पर सड़कों में वक्फ बिल जो आया है, संशोधित बिल, इसके समर्थन में नारे लगा रहे थे। कोई टी शर्ट लॉन्च कर रहा है, वो छोटी छोटी मोदी के गिफ्ट में बिक गए। इतने छोटे से जो आपकी, मुझे तो लगा था ये तो बेइज्जती महसूस होनी चाहिए हर मुसलमान को कि मोदी के फ़ोटो लगे, आटा चावल और सेवइयाँ आपको मिल रही है। लेकिन कुछ लोग उसी के उसमें बिक गए और समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं, बताइए। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, ये हर एक जगह होता है। हर चीज़ में बीजेपी कहीं ना कहीं से इस तरह के 2-4 चेहरे ढूंढ लेती है जो बात करती है उनके फेवर की। और शायद इसी डर से कांग्रेस ने प्रवक्ताओं की सूची में अब तक जो मैंने देखा है, शशि थरूर का नाम नहीं रखा है। यही वजह हो सकती है, क्योंकि शशि थरूर का भी भरोसा कांग्रेस फिलहाल कम ही करती है। खैर चलिए, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी बहस चल रही है। क्या निकलता है बहस का, बिल पास होता नहीं होता। हालांकि पास होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि समर्थन में 293 हैं और विपक्ष में 239 हैं अभी जो आंकड़ा है, यानी 9 का हेर फेर है। अगर एक तरफ 9 लास्ट में है, एक तरफ 9 बीच में है, फिर भी नतीजा जो होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। फिर उसके बाद इस पर डिटेल में बात होगी, क्योंकि अभी तो राज्यसभा का सफ़र भी तय करना है। फिर मुस्लिम जो कुछ संगठन है वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ से भी पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तो खुला ही है। खैर, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं अभी, लेकिन ये बात तो है ना कि जो लड़ाई की शुरुआत में जो पहले कदम पे साथ हो गया, तो समझ लो साथी आपका असली वही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।